everyone, welcome to our channel. Today we will be learning The Heart of the Tree by Henry Kyler Burner. First, let's get a little introduction about this poem. The poet Henry Kyler Burner paints a picture of trees and the gifts that they provide us. In a very simple poem, he questions humanity regarding some tough issues. इस पोम के ज़रिए पोइट ने हमें ट्रीज़ के बेनिफिट्स के बारे में हमें बताया है. The repetition of a question is a poetic technique known as hypophora, employed by the poet to emphasize the theme of the poem to his readers. पोएट ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल इस पोम में किया है उसे हम हाइपोफोरा कहते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन रिपीट करके पोम लिखते हैं. इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पोएट ने पोम की थीम को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. We will start with the first stanza. In the first stanza, in the first line, the poet asks a question. What does he plant who plants a tree? जो पेड़ लगाते हैं वो एक्चुअली में क्या प्लांट करते हैं. फिर उन्होंने अपने ही क्वेश्चन को नेक्स्ट लाइन्स में आंसर किया है. He plants a friend of sun and sky. A tree is a friend of sun and sky. पोएट ने यहाँ पे ट्री को सन एंड स्काई का फ्रेंड बताया है, क्योंकि ट्रीज़ हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम करते हैं या मेंटेन करते हैं. बारिश भी पेड़ों की मदद से ही होती है और एयर को प्यूरिफाई करने का काम, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लाने का काम भी कौन करता है? पेड़ करते हैं. इस वजह से यहाँ पे प्लांट्स को, ट्रीज़ को पोएट ने सन एंड स्काई का फ्रेंड बताया है. द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम आर ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई. यहाँ पर पेड़ जब हवा में लहराते हैं तो वो हमें लहराते हुए झंडे की याद दिलाते हैं. यहाँ पर शाफ्ट का मतलब पोल या स्टिक से है, जो यहाँ पर ट्री के ट्रंक को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया है. झंडे के पोल को हमने यहाँ पे, पोएट ने यहाँ पे ट्री के ट्रंक को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है वर्ड शाफ्ट. टावरिंग का मतलब होता है स्टैंडिंग टॉल. यहाँ पर पेड़ को ऊंचे लहराते हुए झंडे से कंपेयर किया गया है इन टू लाइन्स में. द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम आर ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड. In hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. अनाय का मतलब होता है नियर बाय. पोएट कहते हैं जो पेड़ लगाते हैं वो अपने आसपास स्वर्ग बना लेते हैं. मदर क्रून ऑफ बर्ड, इसका मतलब होता है ललाबाई दैट मदर सिंग्स टू बेबी बर्ड्स टू सूथ देम. मतलब जो मदर बर्ड्स होती हैं वो जो गाना गाती हैं, या लोरी जिसे कहते हैं, जब वो गाती हैं अपने बच्चों को शांत कराने के लिए ताकि वो सो जाएं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट का मतलब होता है, इसको हम डस्क भी कहते हैं. डस्क जो रात होने से पहले और सूरज ढल जाने के बाद का समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्वाइलाइट कहते हैं. और हश्ड का मतलब होता है शांत. इस समय सारी बर्ड्स अपने अपने घर जाती हैं और ये टाइम बहुत शांत होता है, हश्ड होता है, और वो जो गाना गाती हैं उससे आसपास क्या बन जाती है? हेवन हार्मनी बन जाती है. द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज द ट्रेबल ऑफ हेवन्स हार्मनी. ट्रेबल का मतलब होता है हाई पिच्ड सिंगिंग. मतलब जब घर वापस जाती हैं बर्ड्स और गाना गाती हैं तो उनके गाने से आसपास कैसी फीलिंग आती है? शांति और खुशहाली की फीलिंग आती है. ऐसी एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं. इन द लास्ट लाइन, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री.
Now, let's move on to second stanza of the poem. The poet starts the second stanza with the same question. What does he plant who plants a tree? वो क्या प्लांट करता है जो एक पेड़ लगाता है? In the next lines he answers his own question. आगे की लाइनों में पोएट अपने ही क्वेश्चन को आंसर भी करते हैं. He plants cool shade and tender rain. पेड़ लगाने से हमें छाँव मिलती है जो हमें धूप से बचाती है और बारिश भी लाती है जो हमारे अर्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है. The next line of the poem is and seed and birds of the days to be. इस लाइन से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें यही पेड़ गिफ्ट्स के रूप में फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स भी देंगे हमें ये. The next line of the poem is and years that fade and flush again. इस लाइन की मदद से पोएट ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक साल बीत जाता है और नया साल आता है, उसी तरह हमारे एनवायरनमेंट में जो पेड़ रिप्रेजेंट करते हैं वो झड़ जाएंगे और फिर से नए भी बन जाएंगे. Old trees will die and new trees will grow from the seed of old trees. The next line of the poem is he plants the glory of the plain. प्लेन का मतलब यहाँ पे लैंड से है और ग्लोरी का मतलब यहाँ पे शोभा से है. यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमारे लैंड की शोभा, हमारे अर्थ की शोभा का काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. हमारे अर्थ को सुंदर बनाने का काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. The next line of the poem is he plants the forest's heritage. इस लाइन से पोएट हमें ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पेड़ लगाने से ही आगे चलकर फॉरेस्ट बनेंगे, जंगल बनेंगे. जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतने ही ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी हमारा प्लैनेट रहेगा. The next line of the poem is the harvest of coming age, the joy that unborn eye shall see. इन लाइंस की मदद से पोएट हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आज पेड़ लगाने का रिज़ल्ट हमें आने वाले समय में मिलेगा. ट्रीज़ लगाने का इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होता है. हमारे आने वाली जनरेशन आज लगाए हुए पेड़ का फ़ायदा उठा पाएगी और नेचर को एंजॉय भी कर पाएगी. These things he plants who plants a tree. जो पेड़ लगाते हैं वो सिर्फ पेड़ नहीं, पेड़ के साथ साथ ये भी प्लांट करते हैं अपने लाइफ में. Now let's move on to the last stanza of the poem. पोएट अपने लास्ट स्टैंजा को भी सेम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. जो पेड़ लगाता है वो एक्चुअली में क्या प्लांट कर रहा है. इन द नेक्स्ट लाइन्स ही आंसर्स हिज ओन क्वेश्चन. ही प्लांट्स इन sap and leaf and wood. In this line the poet is talking about different parts of the trees. यहाँ पर पोएट पेड़ की डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं, जैसे कि सैप, लीफ एंड वुड्स. लीफ मतलब पत्तियाँ, वुड मतलब लकड़ियाँ और सैप इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड दैट इज़ फाउंड इन ट्रीज. The next lines of the poem are in love of home and loyalty and Farquhar's thought of civic good. यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने घर और दुनिया से प्यार करते हैं और हम लॉयल हैं, निष्ठावान हैं, तो हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे. जो पेड़ लगाते हैं वो आने वाले समय में पेड़ लगाने के फ़ायदे को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो पेड़ लगाते हैं. They understand the welfare of the society, that's why they plant trees. The next lines of the poem are his blessings on the neighborhood who in the hollow of his hand holds all the growth of our land. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree.
इन लाइन से पोएट का ये मतलब है कि जो पेड़ लगाते हैं वो अपने नेबरहुड को, यानी कि अपने आसपास के लोगों को भी फ़ायदा कराते हैं। ब्लेसिंग का मतलब है बेनिफिट कराते हैं, उनको नेचर से गिफ्ट मिलता है। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल ग्रोथ ऑफ आर लैंड। जो पेड़ लगाते हैं उनके हाथ से ही हमारे लैंड की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो पेड़ लगाते हैं वो अपने आसपास के लोगों को ब्लेस करते हैं पेड़ लगाने से, और उनके लैंड की ग्रोथ भी किनकी वजह से होती है, जो लोग पेड़ लगाते हैं। द नेक्स्ट लाइन्स आर अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। पोएट का ये मानना है कि जो पेड़ लगाते हैं हम उससे हमारे नेशन का ग्रोथ भी करवाते हैं। इससे हमारे देश को पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। पीस मीन्स शांति एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अधिक धन या संपत्ति होना। तो पेड़ लगाने से हमें हमारे देश को क्या मिलेगी? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और शांति मिलेगी। Stirs in his heart who plants a tree. The poet says that the feelings that are awakened in the heart of the man who plants a tree are feelings that hope for growth and transformation. इस लाइन के ज़रिए पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक इंसान पेड़ लगाता है उसके अंदर जो फीलिंग्स जागती हैं वो उम्मीद होती है उसके देश के विकास के लिए और परिवर्तन के लिए। तो इस पोम के ज़रिए पोएट ने हमें पेड़ लगाने के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, वो कैसे हमें बेनिफिट करेगा, हमारे कैसे नेशन को बेनिफिट करेगा। इस पोम के ज़रिए, इस बहुत सिंपल पोम के ज़रिए हेनरी कालर बर्नर ने हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट स्टैंजा अगेन एंड नो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम. So let's see the first sentence. The first sentence ends with the word tree. पहला sentence हमारा tree से end हो रहा है, फिर second sky से, next free से and fourth high से. तो first and third are rhyming and second and fourth are rhyming. So the rhyming scheme will be A, B, A, B, and then the word anai. Anai is sounding similar to high, so then this will be B2. Now the next line ends with the word bird, but अभी तक bird से rhyme करता हुआ कोई word नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. फिर bird and hurt sound similar, तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. फिर harmony and tree, ये किससे साउंड सिमिलर कर रहे हैं? ट्री से, तो ये क्या हो जाएंगे? A. So your rhyming scheme is A, B, A, B, B, C, C, A. This will go for all 3 stanzas. हमारे तीनों stanzas के लिए यही rhyming scheme होगी. Thank you guys for watching this video. Hope you enjoyed this poem as much as I enjoyed teaching it to you all. Now we will see you all in next video. Bye bye.